नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। जब हमारे चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर थे तब से हम सर के वीडियो कर रहे हैं और उस टाइम से सर हमें समय दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के पशुपालकों के लिए। और सर के हमने बहुत सारे वीडियो किए हैं। सर का मैं परिचय करा दूं आपको। सर का नाम है TR वर्मा और पशु प्रजनन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं धमतरी छत्तीसगढ़ में, है ना सर जी। और सर की यहाँ पे पोस्टिंग है और लगातार साल में एक बार दो बार हम सर को कवर करते रहते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में गायों को लेकर, बकरियों को लेकर और बाकी जानवरों को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे किसान परेशान हैं। उन समस्याओं के निदान किस तरीके से किया जाए, इसी विषय पर बात करने में सर के पास पहुंचा हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये आपकी पोस्टिंग क्या है और जहां पे हम खड़े हैं वो जगह क्या है? ये मुख्य ग्राम योजना कार्यालय धमतरी है। अच्छा सर। और ऑफिस जो है मुजगान में इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन धमतरी का ही है ये। अच्छा सर। जी जी, ठीक है सर। तो जैसे सर जैसे मैं घूमते रहता हूँ छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग गाँव पे हम जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे आवारा पशु या जो घुमंतू पशु है उनकी तादाद बहुत अधिक है। और एक तो तादाद के साथ साथ वो खेतों में फसलों को सफाचट कर ही जाते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं जितने यूट्यूब देख रहे हैं। हाँ। और उसके अलावा सड़कों पे इतने तादाद में मिलेंगे कि आप बाइक बीच से ऐसे नहीं गुजार सकते हैं। चाहे आप रायपुर से रानीतराई आ जाइए, चाहे धमतरी से भी मैं रानीतराई चला जाऊं, मतलब इतने बैठे रहेंगे कि आप कार तो छोड़िए, बाइक को ऐसे घुमा के निकालना पड़ेगा। तो इसकी मुख्य वजह क्या है और इससे हमारे गाँव को, सड़कों को और शहरों को निजात कैसे मिले? आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और आपको जानकारी है, आप यूट्यूब से जुड़े हुए इसलिए कि जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी जो हैं, नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी की जो योजना चलाए हैं, उसके तहत उन्होंने एक व्यवस्था दे रखी है कि जो भी घुमंतू पशु हैं उनका देख रेख, खान पान और रखने की उचित व्यवस्था हो। तो उस बातों को लेकर के शासन गंभीर है और उस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। उसमें और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको अपन करते या उसमें सुधार लाते तो इसको और प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। जैसे हमारे जानवर जो हैं, पहले चारागाह की व्यवस्था थी ग्रामीण क्षेत्रों में और राजस्व विभाग में पहले कुल रकबा का गांव का 10% हिस्सा चारागाह के रूप में रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो घटते गया। 7.5% हुआ, 5 हुआ, अब 2.5। और ऐसी स्थिति हो गई कि कई गांव में मात्र जानवरों को खड़े होने की जगह रह गई है। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है जानवर का, वो है चारागाह की दिन प्रतिदिन घटती अब जगह, रकबा की कमी। और इसको दूर करना या उसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक हो गया है कि यदि हम सामूहिक बाड़ा रखें, जहाँ जो जानवर है उसको हम सामूहिक रूप रख सकें, उसी परिकल्पना को देखते हुए गोठान निर्माण की बात आई और जगह जगह गोठान का निर्माण किया गया है। अधिकांश छत्तीसगढ़ के गाँवों में गोठान की व्यवस्था हो गई है। तो ये गोठान की व्यवस्था के चलते जो जानवर ग्रामीण थे, यदा कदा घूमते थे, उनको एक सुरक्षित कटघरे में रख के दिन भर तो रखते हैं, लेकिन वो जानवर वास्तव में उस गांव के हैं, लेकिन अन्य गांव से आए हुए जानवर हैं या शहरी क्षेत्र में कहीं बाहर से आए हुए जानवर हैं, उनकी व्यवस्था के लिए गौशाला या कहीं काजी हाउस की जो चल रही व्यवस्था उसके ऊपर आधारित है, निर्धारित है। लेकिन इतने ज़्यादा जानवर हमारे छत्तीसगढ़ में है कि वो गौशाला की संख्या में जो निर्धारित संख्या है रखने की, वो कम पड़ रही है। तो अधिकांश गौशाला में स्थिति ये है कि जानवर 400 रखने की क्षमता है, वहाँ 450 या कुछ ज़्यादा जानवर रखने की बात आ रही है। काजी हाउस है, अधिकांश जगह है, लेकिन काजी हाउस की व्यवस्था इसलिए रखा गया था ताकि किसानों का जो जानवर है वो काजी हाउस में आए और जो किसान है उसको छोड़वा के कुछ जो 2 दिन 4 दिन का भोजन की व्यवस्था में जो व्यय है उसका भुगतान करके अपने घर वापस ले जाए। लेकिन आज
जब जानवरों के चारागाह की व्यवस्था ख़त्म होने से और हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकांश जानवर कम उत्पादक क्षमता वाले हैं, जिनको 24 घंटे घर में बांध के रख के खिलाना अव्यावहारिक है आर्थिक दृष्टिकोण से। इसी के चलते कई किसान जानवरों को यूं ही बाहर छोड़ दे रहे हैं और वही जानवर एक लावारिस घुमंतु के रूप में यदा कदा किसी के फसल को, बाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रमुख कारण है जानवर जो है कमज़ोर हैं, वृद्ध है या बूढ़े हैं या कम उत्पादन क्षमता के हैं। ऐसे जानवर किसान न रख के यूं ही छोड़ दे रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि जानवरों को न छोड़े और उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, तो उस व्यवस्था पे शासन ने ध्यान में लाया है और उसका पहल किया जा रहा है। मैं इस संबंध में ये बताना चाहूँगा कि जो गोठान है वहाँ जानवरों को दिन में तो रख रहे हैं, रात में सभी के किसानों के घर चले जाता है। यदि गोठान में ही जो बाहर के जानवर हैं, अन्य ग्राम से आए हुए, और किसी गांव में 15-20 जानवर है, तो ऐसे 4-5 गांव मिलाकर के समूह में एक गांव में गोठान में ही रखने की व्यवस्था कर लें रात्रिकालीन या पूर्ण समय, तो वो उन जानवर जो फसल को नुकसान कर रहे हैं या गांव में यदा कदा घूम रहे हैं, उसको हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो उसके लिए एक ग्रुप बनाना पड़ेगा 5 गांव 6 गांव का, और उस 5-6 गांव में एक गांव में शेड की व्यवस्था करके गोठान के अंतर्गत वहाँ पैरा पानी की व्यवस्था दे करके उसको हम पूरे समय पाल सकते हैं। तो सर आपने जैसे कहा कि शेड, तो शेड में जानवरों को रख दिया, फिर वो जानवर खाएंगे क्या, उनकी देख रेख कौन करेगा, है ना, उसका पूरा जिस तरीके से दिन में कौन घुमाएगा, जब शाम को रहेगा वो, तो इसमें क्या करेंगे? इस संबंध में व्यवस्था दिया गया है। जो गांव में समिति का गठन किया गया है गांव जानवरों को रख रखाव के लिए, तो वो समिति के अध्यक्ष हैं और जो भी सदस्य हैं वो इनकी व्यवस्था करेंगे, और इसके लिए शासन के द्वारा निश्चित राशि भी प्राप्त हो रही है, जिसके तहत जो जानवर आएंगे और बाहर के जानवर हैं, तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ में प्रथा है कि जानवर को चराने के लिए राउत, ये जिसको अपन चरवाहा बोलते हैं, उसकी व्यवस्था हर गांव में लगभग है। वो चरवाहा जो है जैसे अन्य किसानों का जानवर चरा रहा है, उसको चरा रहा है, तो उसी के साथ इसको भी लेके चला जाएगा चराने के लिए, दिन में घुमाने के लिए। और रात्रिकालीन व्यवस्था में उस शेड जहाँ बना हुआ है 4-5 गांव के बीच में एक गांव में, उस शेड में उसको हम रखेंगे, और जो भी उसकी पानी पैरे की व्यवस्था है, वो पानी की व्यवस्था समस्त गोठानों में हो चुका है लगभग। और पैरे की जहाँ तक बात है, ये बार बार आपने सुना होगा कि पैरादान की अपील की जा रही है। तो पैरादान उन जानवरों को जो घुमंतु है, जिसका कोई मालिक वर्तमान में नहीं है, उनके लिए पैरादान अति आवश्यक है। और वही जो पैरादान में मिला हुआ पैरा है, उसको चरवाहा पैरा खिलाएगा, पानी पिलाएगा, दिन में अन्य पशुओं के साथ चराएगा, और सुबह उसके जो खान पान के बाद गोबर है, पेशाब, उसकी सफाई करेगा। और इस कार्य के लिए माननीय भूपेल मुख्यमंत्री जी ने इस बात को यही मुजगहन में चर्चा में लाए थे, शुरुआती तौर पे आए थे जब उद्घाटन में, कि जो हमारा चरवाहा भाई है उसको हम मानदेय देंगे, उनको मानदेय देंगे, ताकि वो जो जानवर चरा रहा है उसकी व्यवस्था, तो जो जानवर चरा रहा है उसके लिए तो किसान भुगतान करता है चरवाही या बरवाही के रूप में, लेकिन वो जानवर जो घुमंतु है, जिसका कोई उस गांव में, उस क्षेत्र में मालिक नहीं है, तो ऐसे जानवरों के रात की व्यवस्था, खिलाने पिलाने की, सुबह साफ़ सफाई की व्यवस्था और उसके गोबर की सफाई, इसके लिए प्रति जानवर एक निर्धारित राशि करके जो राशि प्राप्त हो रही है गोठान समिति को, उस राशि से उनका भुगतान किया जा सकता है, जानवरों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे गांव वालों को बाड़ी है, खेती है, खेत खार है या अन्य जगह की फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाली बात है,
वो समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। ठीक है सर। और सर जैसे कि मैं हर कई वीडियो में कहता हूँ कि हमारी जो ग्राम व्यवस्था है वो देश के टॉप में है। छत्तीसगढ़ और गोंडवाने का जो रेंज है उसकी जो ग्राम व्यवस्था बनी हुई है वो बहुत बेहतरीन है। तो सर जो बातें कह रहे हैं वो एक तरीके से सुझाव है, सुझाव के तौर पे ही कह रहे हैं ना सर कि हम ग्रामवासी या प्रशासनिक जो काम है वो इस तरीके से करें तो इन चीज़ों का एक समाधान निकल सकता है। यही बातें अपन कर रहे हैं ना सर। इस समाधान तो है ही है। हाँ। जो मैं जो बात रखा हूँ एक्चुअली क्या है, जो जानवर घुमंतु है, हाँ। लावारिस है, हाँ। उनको हम अभी तक क्या कर रहे हैं कि जो गौशाला है 100-150 जितनी भी गौशालाएं हैं छत्तीसगढ़ में वहाँ भेजते हैं। लेकिन आज के परिवेश में इतने जानवर घूम रहे हैं कि उस सभी जानवर को भेजें और वहाँ व्यवस्था हो पाए वो संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक अन्य सुझाव है कि हम जानवरों को 4-5 गांव के बीच में गोठान में ही रखने की व्यवस्था कर लें तो जो दबाव गौशाला जो ऑलरेडी है उस पे पड़ रहा है उस दबाव से हम बच सकते हैं। और गांव में जो जानवर अभी भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं वो जो है उनका निजात मिल जाएगा। हाँ, तो इसमें ग्रामीणों की भी सहभागिता है और ग्रामीण भी आगे बढ़ के इस तरीके से काम करके इन चीज़ों को निपटा सकते हैं और कुछ प्रशासनिक भी रहेगा। ऐसा है ना सर? ऐसे ही कह रहे हैं। इसमें व्यवस्था दोनों है। ग्राम पंचायत का हाँ। जो गोठान समिति है वो गांव के सदस्य होंगे निश्चित रूप से। हाँ। और एक हमारे विभाग का भी पशु विभाग का एक सदस्य होता है। हाँ। तो इन लोग की समिति है और समिति ये निर्णय लेती है कि हमको किस मद में क्या खर्च करना है, कैसे करना है और उसके अनुरूप जिस गांव में ऐसे जानवर पाले जा रहे हैं तो प्रति जानवर प्रति महीना 100 रुपये 150 रुपये जो भी निर्धारित करता है वो राशि उस चरवाहा को मिलेगा। तो उसको एक प्रकार से रोजगार भी हो गया, अतिरिक्त आय भी हो गया और घुमंतु पशु से गांव पंचायत को निजात मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसे आप बोल रहे हैं तो अभी तो हम गांव-गांव घूमते रहते हैं। जी जी। उसमें बड़े बड़े शहर भी आते हैं। हाँ। और छत्तीसगढ़ के बहुत नामी शहर भी आते हैं और बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव वाले शहर भी आते हैं कई ठो, और कई ठो पिछड़े तबके के शहर भी आते हैं, गांव भी आते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूं कि जैसे अभी जो गौठान है ज़्यादातर उनमें क्या रात में भी रखने की व्यवस्था है कि रात को जानवरों को यहाँ रखा जाए, ऐसी व्यवस्था भी है? नहीं, अभी तो 2-4 जगह होंगे गोठान में जहाँ परमानेंट शेड बना जहाँ जानवर रखे जा सकते हैं रात में। हाँ। ये जो गोठान है मूल रूप से जो जानवर दिन में यदा कदा घूमते थे और फसलों को बर्बाद करते थे वो गांव के जानवर होते थे। हाँ। उनकी सुरक्षा के लिए है। दिन में जानवर आते हैं, शाम को चले जाते हैं अपने अपने मालिक के यहाँ और फिर दोबारा दूसरे दिन आते हैं। मैं जो व्यवस्था जो चर्चा कर रहा था वो वास्तव में उन जानवरों के लिए है जो वास्तव में उस गांव के है नहीं और यादा कदा कहीं बाहर से आ गए हैं, दूसरा गाँव मन छोड़ देंगे, दूसरे गांव को छूट के आ गया है क्या शहर से आ गया है। तो उन जानवरों को तो रात पे रखने की व्यवस्था जो गोठान में हो जाता है तो उसके लिए शेड की ज़रूरत पड़ेगी। पैरादान तो उस गांव में करने की बात आ ही रही है जहां ऐसे जानवर लवारिस घुमंतु हैं तो उनके पैरा की दान की व्यवस्था हो जाए। पानी की व्यवस्था समस्त गोठानों में लगभग हो चुकी है। अब उसके देख रेख खान पान और साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए जो चरवाहा है जो उससे जुड़ा हुआ है उस काम में लगा हुआ है उसको नियुक्त कर दें और उसको पारिश्रमिक दें, प्रति जानवर एक निश्चित मान दें जो गोठान समिति या पंचायत स्तर पे तय कर लें तो वो हमारे इन जानवरों को रखने की व्यवस्था हो जाएगी। ये व्यवस्था अलग है जो गौशाला हैं। गौशाला की व्यवस्था अलग चल रही है जिसमें अपंग है, अपाहिज है, लूले हैं या कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, ऐसे जानवर जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कत्ल खाना को चले जा रहे हैं तो उनको रोकथाम करने के लिए बिल्कुल हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन है स्ट्रिक्ट है, सख्त है। तो उन जानवरों के सेवा के लिए गौशाला ऑलरेडी हमारे यहाँ काफ़ी बने हुए हैं। लेकिन चूँकि कई जानवर हैं जो अपाहिज भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, लेकिन किसान यूँ ही छोड़ रखे हैं, चाहे जगह के अभाव में हो या 24 घंटा बिठा के खिलाने की परिस्थिति में नहीं है, तो उन जानवरों के लिए हम 4-5 गांव के बीच में एक गांव में शेड बना करके उन जानवरों को भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं जो हमारे यातायात के लिए,
पशुओं को नुकसान के लिए या पशुओं के चलते जो कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है उससे निजात पा सकते हैं। जी ठीक है सर। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे मैं छत्तीसगढ़ के गाँव पे घूमता हूँ, बहुत सारे गौठानों पर भी जाते रहता हूँ, तो कई गौठान ऐसे हैं जहाँ AI नहीं होता है, कृत्रिम गर्भाधान नहीं होता है जी, और सांड से वहाँ पे गर्भाधान होता है, कई गांव हैं जी। लेकिन जब हम सांड से गर्भाधान वाले बच्चे को देखते हैं तो हमको बिल्कुल पाठा दिखाई देता है, डेवलपमेंट नहीं दिखता है, और AI वाले गांव बहुत कम हैं। तो इस समस्या से निदान कैसे मिले? छत्तीसगढ़िया बन के गाय दूध कैसे दे सर? जी, ये सवाल के जवाब। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब मैं बताना चाहूँगा, और शासन इसमें बिल्कुल गंभीर है और इस दिशा में कार्य कर भी रहे हैं। जिन गांवों में या जिन क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य हमारे विभाग के द्वारा नहीं हो पा रहा है, वहाँ उत्तम नस्ल के भारतीय नस्ल, चाहे वो साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो, रेड सिंधी हो, ऐसे दुधारू जानवरों के सांड हमारे जो शासकीय फार्म है, गवर्नमेंट फार्म, अंजोरा और आपका चंदखुरी, बिलासपुर में पकरिया, ऐसे फार्म हैं जहां उन्नत नस्ल के सांड तैयार हो रहे हैं। और चूँकि हमको बहुत बृहद संख्या में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए शासन ने एक योजना बना रखा है कि जो बछड़े उन्नत नस्ल के बीज वाली गाय तैयार हुई है उसमें हम पुनः बीज डाल देते हैं, और उसका जो बछड़ा तैयार होता है उस बछड़े को किसान से बाकायदा खरीदते हैं। शासन की योजना है, और वो बछड़े को खरीद करके जो हमारा फार्म है, गवर्नमेंट फार्म, वहाँ पालते हैं, और जब वो प्रजनन योग्य हो जाता है तो उसको ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बाद मांग पर निःशुल्क गांव में पहुंचाकर साँड़ दे रहे हैं। तो ये साँड़ हम किसानों को देते हैं, जिसमें एक नियुक्त होता है आदमी, पंचायत जिस आदमी को नियुक्त करता है उस नियुक्त व्यक्ति को साँड़ दिया जाता है। सांड तो है तो उसकी हालत पस्त है सर, तो वो फिर किसी को क्रॉस कैसे करेगा? ये एक समस्या है ना, कि वो अच्छा ब्रीडर बनेगा नहीं तो अच्छे बच्चे कैसे पैदा होंगे? कई जगह मैंने देखा है कि वो सांड बुरी हाल में है बेचारा, कई लोग उसको लाठी मारते च रहते हैं, कई लोग उसको पीटते च रहते हैं और कहते च रहते हैं कि ये सांड पूरा सब फसल बर्बाद करके रख दिया, ऐसा भी कहते हैं लोग। तो ये परिस्थितियाँ क्यों जनरेट हुई और इसका निदान क्या हो? नहीं, आपका जो व्यवहारिक प्रश्न है मैं इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो शासन की योजना है 100% अनुदान पे साँड़ गांव पंचायत तक पहुंचाने की है, लेकिन उसके रख रखाव, खान पान, भरण पोषण की व्यवस्था पंचायत लेवल की है, पंचायत स्तर का है। और ये चर्चा पहले भी आई थी, और आज से काफ़ी समय पहले बात आई कि उनके देख रेख के लिए या भोजन के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे ये लावारिस जानवर की तरह यदा कदा किसी के बाड़ी को नुकसान कर रहा है, किसी को खेत को नुकसान कर रहा है, या किसी के जानवर को मार रहा है, कभी किसी आदमी को मार रहा है। तो ये ग्रामीण लेवल पे एक प्रकार से सांड के प्रति अरुचि पैदा हो रही है। इस संबंध में शासन से निर्देश भी आया था कि पंचायत अपने स्तर से 2 प्रकार की व्यवस्था कर सकता है, जैसे कि जल कर, मकान कर, संपत्ति कर, इस टाइप की व्यवस्था से पंचायत नल जल व्यवस्था और सड़क और प्रकाश की व्यवस्था करती है। इस प्रकार से परिवार पीछे, जानवर पीछे एक निश्चित राशि तय करे, और उस राशि को वो साँड़ के रखने वाले के पास खिलाने के लिए, देख रेख करने के लिए व्यवस्था दे। या एक अच्छी व्यवस्था और भी हो सकती है कि हर गांव में, 1-2 गांव को छोड़कर हर गांव में कोई ना कोई कृत्रिम कार्यक्रम के तहत हमने आदमी नियुक्त किया है, बीज डालने वाले लड़के नवयुवकों को गांव के ही रोज़गार दिलाने के लिए उसको, या गौ सेवक को,
या मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काऊ बॉय भी प्रशिक्षण में दिए गए हैं। इसके अलावा चरवाहा खुद जानवरों को दिन भर चराते रहता है। इन किसी व्यक्ति को जिम्मेदार बना करके इसमें से जितने भी है, जो भी उचित आदमी और रुचि हो, इन लोगों में व्यवस्था दे करके उस सांड के रखने के लिए, उसके खान पान के लिए आर्थिक रूप से व्यवस्था दे सकते हैं। और अभी वर्तमान में जो गोठान समिति है उसके पास जो राशि आ रहा है, उस गोठान समिति के राशि से सांड के खान पान, रख रखाव, देख रेख करने वाले को मानदेय के रूप में दे करके उस सांड का अधिकतम उपयोग हम कर सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। यदि उसका रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, कितना बच्चा हुआ है, किसका पैदा हुआ है, तो जिसको हम जिम्मेदारी देंगे वह पूरा जानकारी भी रखेगा कि उस सांड से किसकी गाय गाभिन हुई है, कब बच्चा जनी है, क्या जनी है। तो वो जो हम मानदेय देंगे उस आदमी का ये भी माने रहेगा, काम जिम्मेदारी रहेगी। और वो हफ्ता 15 दिन में रिपोर्ट अपना दे देगा। पाक्षिक देख सकता है, 15 दिन में दे सकता है, मासिक रिपोर्ट दे सकता है कि हमने इन जानवरों को गाय को गाभिन करते देखा है। जब 9 महीने सब बाद जब बच्चा जनेगी तो वो सांड का ही है, ये निश्चित करने के लिए विभाग के आदमी को दिखाना होगा। क्योंकि हर नस्ल का अलग रंग रूप है, पहचान है। तो वो पहचानने के लिए विभागीय अधिकारी जो अमला है उस क्षेत्र का, उसको बताना होगा कि हम फलाने की गाय या बछिया अभी बच्चा दी है, तो आप देख लें वास्तव में उस सांड का है या दूसरे का। उसकी क्वालिटी क्या है, कैसा है, लक्षण क्या, सारे चीज़ पर पता चल जाएगा सर। दूसरी बात यह है, जैसे आपने कहा सांड दिए हैं और वो कमज़ोर है या गाभिन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो प्रमुख कारण है संतुलित आहार। मात्र पैरा के भरोसे वो सांड अच्छे से गाभिन कर सकता है, पर्याप्त अपना गुण आगे पहुंचा सकता है, उसकी संभावना कम है। इसलिए संतुलित आहार की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, जब तक वो सांड का प्रतिद्वंदी रहेगा, मतलब स्थानीय लोग भी कई बछड़े को सांड बना के छोड़ देते हैं, या कई गांव में बछड़ों का बधियाकरण यदि पर्याप्त संख्या में नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका सांड का एक प्रतियोगी तैयार हो जाएगा जो जानवर को गाभिन कर सकता है। तो हमको सांड से पूरा लाभ लेना है, तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है उस गांव में एक भी बछड़ा प्रजनन करने लायक न हो जिसको बधियाकरण न किया हो। दूसरा, कोई भी लोकल कम उत्पादन क्षमता वाले जानवर के बछड़े को सांड गांव वाले बिल्कुल न छोड़ें। अच्छा, तो ये सर नहीं छोड़ने में भी तो ऑर्डर लेना होता होगा। जैसे कोई छोड़ रहा है जी, मान लो मोर गाँव काकरो मन करी छोड़ दिस, और नहीं पालना है, ऐसनो आदमी है छत्तीसगढ़ में, नहीं पालना है छोड़ दिस, तो उसमें भी तो परमिशन लेना पड़ता होगा विभाग से। हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया। पंचायत में एक नियम है पशु अत्याचार अधिनियम। मतलब ग्राम पंचायत के पशु नस्ल सुधार की जिम्मेदारी पंचायत को है, और पंचायत सक्षम है कि किसी भी व्यक्ति जो बिना विभाग के जानकारी के, बिना कोई अच्छे नस्ल के बछड़े का जांच परख के अपनी मर्जी से सांड छोड़ देता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने एवं FIR तक दर्ज करने का उसको अधिकार पंचायत को। बिल्कुल भी कोई आदमी बछड़ा को बधियाकरण ना करें या हम नहीं करवाएंगे ऐसा नहीं बोल सकता। करवाना ही पड़ेगा। यदि उसको नहीं करवाना है तो बछड़े को अपने घर में बांध के रखे, दूसरे के जानवर को नस्ल बिगाड़ने का उसको कोई अधिकार नहीं है। करवाना ही पड़ेगा। पंचायत में अधिनियम है कि ग्राम पंचायत जो है बिल्कुल सक्षम है अपने आप में, और यदि ग्राम पंचायत की बात नहीं मान रहा है तो उस संबंधित व्यक्ति को जो बछड़ा जो कमज़ोर है या कम उत्पादन क्षमता के गाय का बच्चा है या उसके सांड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे बछड़ा को कदापि सांड नहीं छोड़ सकता। ठीक है सर।
अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जो हमारे अभी यूट्यूब देख रहे हैं उनके लिए सवाल है, जितने भी दर्शक देखेंगे यूट्यूब और फेसबुक पे, जैसे आज के डेट पे मैं किसी गांव पे सांड देखता हूँ आज के डेट पे, तो उसके खाने पीने और रखने की जिम्मेदारी उस गांव के किस व्यक्ति के पास या किस संस्था के पास होगी अभी आज के डेट तक किसी भी गांव में? नहीं, जो सांड शासन के द्वारा दिया गया शासन के द्वारा दिया गया उसी वो पंचायत तय करके नाम भेजती है कि इस आदमी को हम जिम्मेदारी देते हैं कि इसका माने सांड का रख रखाव खान पान देख रेख करेगा। लेकिन इसमें व्यवस्था इस टाइप से था जो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रहा है कि जो सांड को खिलाने की व्यवस्था है, देख रेख में जो पैसा लगेगा, खर्च लगेगा, वो जनता से वसूलेंगे, ग्रामीण से वसूलेंगे सेवा शुल्क के रूप में। जो गाय को बच्चे को गाभिन करेगा तो वो गाभिन करने के पीछे प्रति जानवर पीछे पंचायत 100 रुपये 200 रुपये पैसे लेगी और उस पैसे का जो एकत्र करने से राशि मिलेगी पंचायत को, उसी से सांड के खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन भैंस नस्ल में ये व्यवस्था है, बाकायदा सांड को भैंस को गाभिन कराने के लिए 500-1000 रुपये तक लोग बाग स्वेच्छा से दे रहे हैं, क्योंकि भैंसा सांड किसी जगह मिलता नहीं है। तो लोग बाग इसको एक व्यवसाय के रूप में सांड रखे हैं भैंसा का और बाकायदा पैसा ले रहे हैं और उनके आवक का जरिया है। परंतु गौवंशी में गायवंशी माने के बारे में बात करें तो सांड में कहीं भी किसी गांव में ये चलन में नहीं है, कोई पैसा देता नहीं कि गाय को कोई सांड क्रॉस करे तो सांड वाले को पैसा दिया, ऐसा नहीं है। तो वो जो पंचायत ने नाम भेजा है, उस आदमी का एक प्रकार से अतिरिक्त आर्थिक बर्डन हो रहा है, बोझ हो जा रहा है कि ये सांड को हम कहाँ से खिलाएं, कैसे खिलाएं। स्वाभाविक है उस सांड को जितना भोजन पानी या खान पान में ध्यान देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा पंचायत लेवल पे इसकी व्यवस्था अलग माने करें और जो हमारा गौठान समिति के तहत जो राशि प्राप्त हो रही है, उस राशि से ही जो शासन के द्वारा मिले गए सांड के खान पान और रख रखाव संतुलित आहार का दाना का या रखने वाले व्यक्ति को जो सेवा कर रहा है उसको पारिश्रमिक दे, ताकि उस सांड का पूरा भरपूर लाभ गांव को मिले और साथ ही कोई भी बछड़ा या स्थानीय स्तर पे सांड न छोड़े, जिससे जो भी जानवर या गाय भैंस गाभिन होती है, गाय बच्चे गाभिन होती है, वह उस सांड से ही हो। तो ठीक है सर, इस प्रकार से सांड को बेहतर करके एग्रेसिव रखें उसको, उसके लिए खाना पीना ज़रूरी है। तो जब वो एग्रेसिव होगा, ताकतवर होगा, तभी तो ताकतवर बच्चे आएंगे, है ना। कमज़ोर होगा तो कमज़ोर आएंगे। अब जो पेट नहीं भर पा रहा हो, खेत ब्यारा घूम रहा हो और उसको संतुलित डाइट नहीं मिल रहा हो, तो दिक्कत तो सामना करना ही पड़ेगा नस्लों पे। यही कह रहे हैं ना सर। हाँ। तो उसकी जो मुख्यतः देख रेख है, अब गौठान समितियां भी कर सकती हैं, या पंचायत भी कर सकती है, या जहाँ गौठान समिति नहीं होगी, बाई द वे ऐसा हमारे गाँव से 1-8 गाँव हुई, हमारे गाँव नहीं है, 1-8 गाँव हुई, वहाँ पे पंचायत को करना चाहिए इन चीज़ों को देखने पे। जैसा कि गांव पंचायत में भी विभिन्न प्रकार के कर लेने का प्रावधान है। क्या क्या कर लेते हैं, आपको कुछ आइडिया है क्या? नहीं सर, वो घर का लेते हैं, वो पता है। हाँ, तो जिस प्रकार से घर का लेते हैं या किसी कार्य के लिए माने पब्लिक से चंदा लेते हैं, तो उस प्रकार से घर पीछे कुछ निश्चित राशि भी तय कर सकते हैं, जिसमें पशु नस्ल सुधार कर, पशु नस्ल सुधार कर के नाम से, जिसमें हर घर पीछे या उन लोगों से विशेषकर जो पशुपालक हैं उनसे लेकर के सांड के रखने और खाने की व्यवस्था अवश्य करें, जिससे आपके जो जानवर हैं वो उत्तम नस्ल के बच्चे पैदा हों और आपको ये औने पौने में या मुफ्त में जो जानवर को बांटने या इधर उधर भेजने की ज़रूरत पड़ रही है, उससे आप निजात पाएँ। ठीक है सर। सर, आप मूलतः ये कह रहे हैं कि उसके खाने पीने का, संतुलित आहार का, डाइट की जिम्मेदारी या तो गौठान समितियां उठा लें और या नहीं तो
जहाँ पे नहीं है पंचायत उठा ले, और जो टैक्स घरों के तो लोग देते ही हैं, ऐसा कोई घर वाला नहीं होगा जो टैक्स नहीं दूंगा बोलता है। आज के गांव में 150 रुपये तकरीबन लेते हैं, तो उसका टैक्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब खेत खेत चर के लड़िंग घूमे के काम नहीं है गोल्लर के, और ओकर छबिल खराब करे की भी जरूरत नहीं कि गोल्लर चर्दिस वाले कहानी भी नहीं है, उसको अच्छा डाइट दे सकते हैं अच्छे से रख के, ये कह रहे हैं आप। नहीं, आपका सुझाव बहुत सही है जो आप बोल रहे हो कि माने घर पीछे जो संपत्ति कर के रूप में लेते हैं। हाँ लेते तो हैं 150 रुपये, मेरे यहाँ तो लेते हैं, आप कई गाँव अच्छा, लेते हैं। 150 रुपये ले रहे थे, हम करे 20 रुपये और ले जोड़ ले। तो वो साढ़ के लिए हो जाएगा। साढ़ के लिए हो जाएगा, तो कौन रोके भाई, है नहीं भाई। 20 रुपया कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, नहीं है, दे दे। और उसके चलते आपके गांव का पूरा नस्ल सुधर जाएगा जानवरों का। सुधर जाएगा। और जो गांव में आप औने पौने में बछड़ा गाय को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो आपका गांव ऐसा संस्था हो जाएगा कि बाहर से लोग वहाँ आके खरीदेंगे। क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा वो बछड़ा है तो बड़े बैल निकलेगा, बछिया है तो बड़ी गाय निकलेगी, तो आपके लिए आर्थिक रूप से लाभ होगा। और मैं बता दूं कि मैं बहुत सारे वीडियो धमतरी जिले से करते रहता हूं सर, और धमतरी ज़िले को मैं दिखाते रहता हूँ। धमतरी ज़िलों में गायों पर बहुत बेहतर काम है, आपको आके देखना है तो देख सकते हैं। और इससे देश प्रदेश के बाकी जगहों को भी सीखने की ज़रूरत है कि बेहतरीन गाय पालन कैसे कर सकते हैं। किसान को मोटा मोटी इनकम में वृद्धि हो जाएगी, छत्तीसगढ़िया आदिमन के ये फ़ायदा हो जाएगा, है ना सर। तो वो सीख सकते हैं। और सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया जो हमारी समस्याएँ हैं, जैसे घुमंतू पशु के बारे में, सांड के बारे में, नस्लों के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में सर ने बेहतरीन सुझाव दिए। और मानना हम सबकी जिम्मेदारी है, तब तो वो रोड पे जो गाय है वो कम होगी और हमारे खेत बचेंगे, खलिहान बचेंगे, तमाम चीज़ों में हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो शेयर करें कि ये सब विचार आम लोगों तक पहुँच सके और छत्तीसगढ़िया आदमी गाय पालन में जागरूक हो सके, है ना सर। बहुत अच्छी बात है ना सर। जागरूक हुई तब पैसा ही छत्तीसगढ़िया मन कर, बिल्कुल, तब अर्थ बेहतर होगी, तब सारी चीज़ें बेहतर होगी। पशुपालन को आप आर्थिक लाभ का रूप में देखें, हाँ। न कि उसको बोझ माने। तो पैसा कमाए पर सीखना है छत्तीसगढ़िया वाला पशुपालन से। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश साव सर, और सीखी जरूर छत्तीसगढ़िया मन। ये वीडियो ला आप जितना ज़्यादा शेयर करूँ तो आपे के फायदा हुई। धन्यवाद।